प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया ने पुनर्गठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साथ पूरे देश का नया मानचित्र जारी किया है। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में बांटने की घोषणा औपचारिक रूप से 31 अक्टूबर को लागू हो गई है। इसी के बाद ये नए मानचित्र जारी किए गए हैं। 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य में 14 जिले थे। 2019 में इन 14 जिलों का पुनर्गठन करके 28 जिले बनाए गए। इनमें से कारगिल जिला, लेह और लद्दाख जिले के क्षेत्र को लेकर बनाया गया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड ऑर्डर 2019 में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह जिले को परिभाषित किया गया है। इसमें 1947 के लेह और लद्दाख जिले से कारगिल को हटाने के बाद बचे हिस्से के साथ गिलगिट वजारत, चिल्हस और ट्राइबल टेरिटरी के हिस्से शामिल किए गए हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 2 जिले लेह और कारगिल शामिल हैं, जबकि पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का बचा हुआ हिस्सा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हुआ है। अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं। बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने देश में संसदीय संस्थाओं की मजबूती के लिए पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने संसदीय संस्थाओं के कार्यान्वयन और उनके प्रति लोगों में विश्वास में कमी पर चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति ने उनमें पर्याप्त सुधार के लिए 15 सूत्री चार्टर का अनावरण किया। इस चार्टर में उन्होंने संसद और राज्य विधानमंडलों में सुधार पर जोर देते हुए कानून निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आकलन की पद्धति अपनाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने संसद में विभागीय स्थायी समितियों को प्रभावी बनाने के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाने, विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण के कानून में प्रगति एवं संसद और विधानमंडलों दोनों में बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि नीति निर्माताओं को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए और सदन की कार्यवाही में रुकावट पैदा करने वाले सदस्यों के लिए स्वतः लागू होने वाले नियम बनाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों की कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों को रोस्टर प्रणाली विकसित करनी चाहिए और विधानमंडलों के सचिवालय सदस्यों की उपस्थिति पर नियमित रिपोर्ट जारी करें। उपराष्ट्रपति ने कुछ और पहलुओं पर जोर दिया, जैसे सदन के सदस्यों को चर्चा में हिस्सा लेने के पर्याप्त मौके मिलने चाहिए। राजनीतिक दल टिकट बांटते समय उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड पर ध्यान दें। दल बदल विरोधी कानून और व्हिप प्रणाली की समीक्षा की जाए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव संबंधी मामलों के निपटान के लिए विशेष न्यायाधिकरण, अनैतिक आचरण के लिए प्रभावी कार्यवाही एवं सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर उत्तरदायित्व पर भी जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने चुनावों में धन के उपयोग को रोकने और तमाम समस्याओं से निपटने के लिए देश में एक साथ चुनावों पर एकमत का निर्माण करने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में 1993 के सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। 9 जजों की पीठ ने याचिका दायर करने में हुई अत्यधिक देरी के चलते उसे खारिज कर दिया। यह याचिका नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स द्वारा दायर की गई थी। आपको बता दें कि 1993 में सेकंड जजेस केस में दिए गए फैसले के चलते ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 और 99वें संविधान संशोधन 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मकसद कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करना था, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की बराबर की भूमिका निर्धारित हो सके। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखा है।
ये ड्राफ्ट नियम कोड ऑन वेज 2019 के सेक्शन 67 के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है। इसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में जिन बातों का ध्यान रखा जाएगा उनका जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक एक मानक कामकाजी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के अलावा 3 सदस्य माने जाएंगे। इसमें एक पति या पत्नी और 2 बच्चे शामिल होंगे। इस तरह इसमें 3 वयस्क उपभोक्ता इकाई शामिल होंगी। प्रत्येक उपभोक्ता यूनिट के लिए 2700 कैलोरी प्रतिदिन का उपभोग तय किया गया है। एक मानक कामकाजी परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा जरूरी होगा। घर का किराया, खाने और कपड़े पर हुए खर्च का 10% होगा। ईंधन, बिजली और अन्य खर्च न्यूनतम मजदूरी का 20% हिस्सा निर्धारित करेंगे। वहीं 25% हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च, चिकित्सीय जरूरतों और आपातकालीन खर्चों द्वारा निर्धारित होगा। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया और रूरल एरिया। इन नियमों में एक सामान्य कार्यकारी दिन की अवधि 9 घंटे मानी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मकान किराए जैसे गैर खाद्य खर्च को खाद्य खर्च से जोड़ना सही कदम नहीं होगा। शहरी इलाकों में मकान का किराया ज्यादा होने के कारण खर्च का बड़ा हिस्सा इसमें जाता है। इसके साथ ही आय का स्तर बढ़ने के साथ लोग गैर खाद्य खर्च बढ़ा देते हैं। इसलिए गैर खाद्य खर्च का निर्धारण हाउसहोल्ड्स के वास्तविक व्यवहार के आधार पर होना चाहिए। ड्राफ्ट नियमों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के मकसद से एक केंद्रीय सलाहकारी बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा कार्यकारी पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के गठन की बात की गई है। हाल ही में जे सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली समिति ने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट यानी NDHB पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए अभी तक के प्रयासों पर नजर डाली गई है। NDHB स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए अभी तक के प्रयोगों और डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करेगा। NDHB नेशनल हेल्थ स्टैक क्रियान्वयन के लिए एक मूलभूत दस्तावेज है। NDHB का मुख्य दृष्टिकोण विस्तृत आंकड़ों, सूचना, अवसंरचनात्मक सेवाओं, मानकीकृत डिजिटल प्रणाली आदि के जरिए प्रभावी, सुगम, समावेशी, वहनीय, समयबद्ध और सुरक्षित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करने वाले नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण करना है। संघीय संरचना, आधारभूत सिद्धांतों का एक ढांचा, आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स की 5 स्तरीय प्रणाली, यूनिक हेल्थ आईडी, प्राइवेसी एंड कंसेंट मैनेजमेंट, नेशनल पोर्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, विनियम और हेल्थ एनालिटिक्स इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। NDHB रिपोर्ट में विशेष संगठन की स्थापना और ब्लूप्रिंट के क्रियान्वयन के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जरूरत का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ स्टैक यानी NHS स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे पिछले साल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। NHS के मुख्य तत्वों में एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री, कवरेज एंड क्लेम्स प्लेटफॉर्म, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड फ्रेमवर्क, नेशनल हेल्थ एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और अन्य हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जैसे यूनिक हेल्थ आईडी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर ड्रग्स शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित भूमि के मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इसके मुताबिक विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए दी गई है। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश भी दिया है। इस निर्णय में न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त पूर्ण न्याय करने की शक्ति का इस्तेमाल भी किया है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश या डिक्री जारी करने का अधिकार है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी हो। ऐसा आदेश संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से बताई गई विधि से लागू होता है। जब तक ऐसी विधि नहीं बनाई जाती तब तक इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बताई गई विधि से लागू किया जाता है। इस निर्णय के संबंध में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991 की चर्चा भी की गई। इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक स्थानों के परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को इसके अपवाद के तौर पर शामिल किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की भी निंदा की। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। 1992 में यह मस्जिद गिरा दी गई थी। महाराष्ट्र में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद एक एक कर पहली, दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को राज्यपाल ने सरकार बनाने का आमंत्रण दिया, लेकिन कोई भी दल जरूरी बहुमत नहीं जुटा सका। इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या इसके बिना यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में एसआर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ निर्देश दिए थे। इसके मुताबिक राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की उद्घोषणा के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही करना चाहिए। जब तक यह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं होती है, तब तक विधानसभा सिर्फ निलंबित की जानी चाहिए, उसे भंग नहीं किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं होती है, तो 2 माह बाद यह उद्घोषणा निष्प्रभावी हो जाएगी और विधानसभा पुनर्जीवित हो सकती है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को कुछ शर्तों के साथ आरटीआई के अंतर्गत ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखा है। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि सीजेआई एक सार्वजनिक प्राधिकरण है तथा अन्य जजों की निजी संपत्ति की सूचना को फिड्यूसरी कैपेसिटी के अंतर्गत नहीं रखता। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा फिड्यूसरी कैपेसिटी के अंतर्गत रखी गई सूचना को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपनी व्याख्या में कहा कि पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा नहीं है, इसलिए सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के दायरे में रखा जा सकता है। निर्णय के संबंध में जजों द्वारा अलग अलग राय व्यक्त की गई है। जजों ने बताया कि सभी लोगों के पास पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अधिकार होना चाहिए। दोनों ही आगे चलकर न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग राय व्यक्त करते हुए कहा कि सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश संवैधानिक कार्यालय हैं और इनमें किसी तरह का फिड्यूसरी रिलेशनशिप नहीं है। सूचना और निजता का अधिकार दोनों ही संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन इन्हें निरपेक्ष अधिकार नहीं माना जा सकता। इसलिए जजों के संबंध में सूचना पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपातिकता का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्तिगत सूचना को आरटीआई एक्ट के तहत बड़े सार्वजनिक हित में ही प्रकट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि इस दौरान गोपनीयता और निजता बनी रहनी चाहिए। आरटीआई को निगरानी के उपकरण के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद कॉलेजियम में अनुशंसित जजों के केवल नाम ही प्रकट किए जाएंगे। उनको अनुशंसित किए जाने के कारण के बारे में नहीं बताया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ कर्नाटक के 17 पूर्व विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को सही बताया है। कोर्ट ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है। पूर्व स्पीकर ने इन विधायकों के दोबारा चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन पूर्व विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न ही संविधान में और न ही कानून में इस बात का जिक्र है कि 10वीं अनुसूची के तहत पुनर्निर्वाचन से रोका जा सके। इसलिए कोर्ट ने पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य करार दिए जाने के पूर्व स्पीकर के फैसले को गलत बताया है। आपको बता दें कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को पीठासीन अधिकारी द्वारा अपवाद की स्थिति को छोड़कर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य देश में बड़े स्तर पर होने वाले राजनीतिक फेरबदल को रोकना है। इस अनुसूची के मुताबिक पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन किहोतो होलोहान केस में
सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी न्यायिक समीक्षा की परिधि में शामिल कर दिया है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट्स ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 जारी की। रिपोर्ट में जारी की गई ओवरऑल रैंकिंग में महाराष्ट्र को पहले जबकि उत्तर प्रदेश को आखिरी पायदान पर रखा गया है, जबकि छोटे राज्यों के मामले में गोवा पहले पायदान पर है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से जारी की गई है। रिपोर्ट में न्याय वितरण पर पहली बार रैंकिंग जारी की गई है। इसमें 18 बड़े एवं मध्यम और 7 छोटे राज्यों का 4 पैरामीटर्स पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर आकलन किया गया है। रैंकिंग के मुताबिक तमिलनाडु न्यायपालिका और पुलिसिंग के मामले में पहले पायदान पर है, जबकि कानूनी सहायता और जेल सुविधा के मामले में केरल ने टॉप रैंक हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में उनकी क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिनमें से 68% कैदी अंडर ट्रायल हैं। वहीं अगर बजट की बात करें तो केंद्र द्वारा दिए गए बजट का ज्यादातर राज्य पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाए हैं। ब्रू जनजाति द्वारा रोड ब्लॉकेड हटाने के बाद त्रिपुरा सरकार ने भोजन की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि यह आपूर्ति 30 नवंबर तक ही जारी रहेगी। इस दौरान ब्रू लोगों को मिजोरम वापस लौटने से संबंधित पैकेज को स्वीकार करने के संबंध में फैसला करना होगा। ब्रू या रियांग जनजाति उत्तर पूर्वी भारत की देशज जनजाति है। यह ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहती है। मिजोरम में ये मामित, लुंगलेई और कोलासिब जिलों में रहते हैं। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल हैं। 1997 में मिजोरम में मिजो जनजाति के साथ नृजातीय संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में ब्रू जनजाति के लोग त्रिपुरा आए और यहाँ राहत कैंप में रखे गए। तब से लगभग 5000 लोग 8 फेज में वापस मिजोरम भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 32,000 लोग त्रिपुरा में 6 राहत कैंप्स में रह रहे हैं। मिजोरम वापसी के संबंध में कई बैठकों के विफल होने के बाद त्रिपुरा सरकार ने राहत के तौर पर दिए जाने वाले भोजन की आपूर्ति रोक दी थी। साथ ही एक अंतिम पैकेज की घोषणा भी की थी। इसके तहत मिजोरम वापस जाने वाले पैकेज को स्वीकार करने वाले हर परिवार को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ज्यादातर ब्रू परिवारों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से अपर्याप्त मानते हुए स्वीकार नहीं किया है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया है। अब उन्हें सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा दी जाएगी। दोनों नेताओं के द्वारा एसपीजी के जवानों के साथ सामंजस्य न बिठा पाने और काम में रुकावट डालने के कारण यह फैसला लिया गया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी। आपको बता दें कि एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों को कड़ी सुरक्षा देने के लिए 1985 में किया गया था। इसके बाद द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 के तहत सांविधिक दर्जा इसे दिया गया। अब केवल प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि एसपीजी के जवानों में उच्च स्तर की नेतृत्व क्षमता, निपुणता और आंतरिक घेरे की सुरक्षा की उच्च समझ होती है। केंद्र सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की है। यह कोष 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों की फसलों की विविध किस्मों की एक रिपोजिटरी होगा। इसका मकसद बहुक्षेत्रीय परिणाम आधारित फ्रेमवर्क के जरिए महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना है। इसमें कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पोषण और कृषि के बीच जुड़ाव पर जोर दिया गया है। भारत सरकार के कुपोषण से निपटने के प्रयास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और पोषक आहार के वितरण पर आधारित हैं, लेकिन इसके लिए 2 अन्य अप्रोच की भी जरूरत है। पहला, बड़े स्तर पर कुपोषण से निपटने के लिए ऐसे सामाजिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक चलनों के अध्ययन की जरूरत है जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आदतों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी जरूरत ऐसा डेटाबेस तैयार करने की है जो प्रासंगिक कृषि भोजन प्रणाली से जुड़े आंकड़े मुहैया करा सके। इसका मकसद देशज फसलों की विविधता का मानचित्रण करना है ताकि कुपोषण से निपटने के कॉस्ट इफेक्टिव और सतत उपाय अपनाए जा सकें। देश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर हार्वर्ड चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का भारत स्थित शोध केंद्र और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्षेत्रीय भोजन आदतों का डेटा तैयार करेंगे। इसके साथ ही ये क्षेत्रीय कृषि भोजन प्रणाली पर आधारित फूड एटलस भी तैयार करेंगे। नीति आयोग ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम हेल्थ सिस्टम्स फॉर अ न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स है।
इस रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद बाधाओं को दूर करने और विभिन्न पहलों के बीच सामंजस्य बैठाने पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट में भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली के 5 फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 5 क्षेत्र हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा को पूरा करना, हेल्थ फाइनेंस में बदलाव, सेवाओं की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपूर्ति का एकीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण ताकि वे स्वास्थ्य सुविधाओं को खरीद सकें, और डिजिटल हेल्थ की शक्ति का प्रयोग। रिपोर्ट में देश की स्वास्थ्य प्रणाली की वित्तीय संरचना को इस तरह बदलने का सुझाव दिया गया है जिससे आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम किया जा सके। रिपोर्ट में कर्नाटक की पहल सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट से सीखने की बात भी कही गई है। इसमें कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के अस्पतालों को भी पैनल में शामिल किया गया है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासियों को स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिल सके। इसके साथ ही कर्नाटक स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी सभी पहलों को एक अम्ब्रेला के तहत लाने पर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तीयन और आपूर्ति दोनों ही स्तर पर सामंजस्य लाने की बात कही गई है ताकि सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया जा सके। संसद के वर्तमान सत्र में जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय गांवों के विकास पर पूरी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक 2014-15 से 2019-20 के बीच सरकार द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट के लिए आवंटित बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। हालांकि इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं की पहुंच अभी भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। देश के 75% जनजातीय गांवों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। लगभग 51% जनजातीय गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच नहीं है, जबकि ऐसे 52% गांवों तक पाइप द्वारा जल की सप्लाई नहीं की जा सकी है। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 66% गांवों में ही 12मासी सड़कें मौजूद हैं, जबकि लगभग 29% गांवों में अभी भी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। हालांकि लगभग 94% जनजातीय गांवों में बिजली की आपूर्ति की जा चुकी है। बैंकिंग सुविधा के मामले में स्थिति चिंताजनक है। लगभग 90% ऐसे गांवों में अभी तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आपको बता दें कि ऐसे गांव जिनमें 25% से अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, उन्हें जनजातीय गांव कहा जाता है। देश में लगभग 1,45,000 जनजातीय गांव हैं, लेकिन सरकार द्वारा केवल 1,17,000 जनजातीय गांवों का ही डेटा उपलब्ध कराया गया है। जनजातीय गांवों में स्थानीय सरकार की स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण की वजह से मानव विकास के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों ने मिसाल कायम की है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में एक सर्वे के तहत आरटीआई से सूचना मांगी गई थी। सूचना के अनुसार योजना अपने योग्य लाभार्थियों में से 1/3 से कम तक ही पहुंच बना सकी है। आरटीआई में मिले आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 के बीच अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली माओं की कुल संख्या में से केवल आधी संख्या तक ही योजना का लाभ पहुंचा है। जागरूकता की कमी, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड और आधार से लिंक बैंक अकाउंट के पासबुक के रूप में अत्यधिक डॉक्यूमेंट की मांग योजना के लागू न हो पाने के बड़े कारणों में से हैं। इसके अलावा सर्वे में गर्भावस्था के दौरान कुछ विशेष ज़रूरतों पर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है। ये हैं अच्छा खाना, अधिक आराम और स्वास्थ्य देखभाल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। इसमें नकद लाभ गर्भवती महिला के अकाउंट में मुहैया कराया जाता है, जिससे बढ़ी हुई पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति और मजदूरी के नुकसान की भरपाई हो सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू हुई थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम को मंजूरी दी। फिलहाल यह प्रोग्राम जापान पेटेंट ऑफिस और इंडियन पेटेंट ऑफिस यानी आईपीओ के बीच 3 साल के लिए पायलट बेसिस पर चलाया जाएगा। प्रोग्राम का ड्राफ्ट विभिन्न देशों के पेटेंट कार्यालयों के साथ मिलकर आईपीओ द्वारा रखा गया था। इस प्रोग्राम के तहत आईपीओ कुछ विशेष तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित पेटेंट आवेदन ही स्वीकार कर सकता है। इनमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और मेटलर्जी को रखा गया है। जबकि जापान पेटेंट ऑफिस तकनीकी के किसी भी क्षेत्र से संबंधित पेटेंट आवेदन स्वीकार कर सकता है। इस प्रोग्राम के तहत आईपीओ को पेटेंट आवेदनों को डिस्पोज करने के समय में कमी आएगी, जबकि उनमें होने वाली देरी से भी निजात मिलेगा। पेटेंट आवेदनों की खोज और परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही जापान में भारतीय आविष्कारकों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के पेटेंट आवेदनों के परीक्षण में भी तेजी आएगी।
आपको बता दें कि आईपीओ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स के अधीन आता है। इस साल अगस्त में हुई NWDA की बैठक में केरल सरकार ने पंबा अचनकोविल वेपर नदी लिंक प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने केरल सरकार को यह आश्वासन दिया है कि राज्य की स्वीकृति के बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। दरअसल हाल ही में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में केरल ने इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए इसे रोकने की बात कही थी। यह प्रोजेक्ट NWDA के नदी लिंक प्रोजेक्ट्स की सूची में शामिल है। इस प्रोजेक्ट से केरल की पंबा और अचनकोविल नदी के 634 क्यूबिक मेगा मीटर जल को तमिलनाडु की वेपर बेसिन में डाइवर्ट किए जाने की योजना बनाई गई है। यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु में 91,400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने और 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए तैयार किया गया है। पंबा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पुलाचिमलाई पहाड़ी से होता है और यह नदी केरल के कई स्थानों से होते हुए वेम्बनाड झील में जाकर मिल जाती है। आपको बता दें कि NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन 1982 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। यह एजेंसी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के जल संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक और वास्तविक अध्ययन करती है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत NWDA हिमालयी नदी तंत्र के लिए पहले ही 14 जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के लिए 16 लिंक्स की पहचान कर चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के तहत प्राप्त शक्ति के प्रयोग द्वारा की है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय कैबिनेट की पूर्व अनुमति नहीं ली गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के रूल नंबर 12 का इस्तेमाल किया। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री जरूरी समझने पर इन नियमों से छूट दे सकते हैं। कैबिनेट नियम संख्या 12 के तहत लिए गए किसी निर्णय को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे सकती है, यानी कि उस निर्णय को बाद में कैबिनेट मंजूरी दे देती है। सामान्य तौर पर इस नियम का इस्तेमाल सरकार बड़े निर्णय लेने में नहीं करती। इसका इस्तेमाल पहले हस्ताक्षर किए गए MOU या किसी समझौते को वापस लेने जैसे मामलों में किया जाता रहा है। इसके पहले इस नियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के मुताबिक राष्ट्रपति पूर्ववर्ती राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बाद में नई उद्घोषणा के माध्यम से वापस ले सकता है। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति और राजनीतिक उठापटक के बाद अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने शपथ ली है। संसद से द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 पारित हो गया है। बिल में उस प्रावधान को वापस ले लिया गया है जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स द्वारा भीख मांगने को अपराध घोषित करता था। बिल में ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पर्सन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वर्तमान लैंगिक पहचान उसकी जन्मजात लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाती। ट्रांसजेंडर पर्सन्स की श्रेणी में ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, जेंडर क्वीर तथा किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता के रूप में सामाजिक मान्यता रखने वाले लोगों को रखा गया है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को खुद से निर्धारित की गई लैंगिक पहचान रखने का अधिकार दिया गया है। हालांकि ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर पर्सन होने का सर्टिफिकेट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा बिल में शैक्षणिक संस्थानों, सेवाओं आदि में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ होने वाले भेदभावों को प्रतिबंधित किया गया है। बिल के मुताबिक सरकार ट्रांसजेंडर पर्सन्स को शिक्षा, खेल आदि की सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसके अलावा सरकार अलग से HIV निगरानी केंद्र और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही यदि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के घर के लोग उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। बिल में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन की बात भी कही गई है। ट्रांसजेंडर पर्सन को बॉन्डेड लेबर में लगाने, सार्वजनिक रास्तों से वंचित करने, उनके घर से निकालने और उन्हें शारीरिक, यौन, मौखिक, आर्थिक या भावुक प्रताड़ना देने पर कम से कम 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने NDFB को इसके सभी समूहों के साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है।
यह संगठन बोडोलैंड की मांग से जुड़ा हुआ है। इसके कई हमलों, हत्याओं या उगाही में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बोडो असम का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये राज्य की जनसंख्या में 5 से 6% का हिस्सा रखते हैं। बोडो को संविधान की 6ठी अनुसूची में प्लेन्स ट्राइब के तौर पर पहचाना गया है। ये एक बड़े नृजातीय समूह बोडो कछारी से संबंध रखते हैं। असम का कोकराझार इनके निवास का मुख्य केंद्र है। ये तिब्बत बर्मीज भाषा समूह से संबंध रखने वाली बोडो भाषा बोलते हैं। असम के कोकराझार, बुक्सा, उदालगुरी और चिरांग जिले मिलकर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। लंबे समय से बोडो लोग अलग राज्य की मांग उठाते रहे हैं। 1966-67 में अलग बोडोलैंड की मांग प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम के जरिए उठाई गई थी। 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने इस मांग को फिर से उठाया था। बीते दिनों राज्यसभा में पिछले कुछ सालों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए 1967 के तहत दर्ज किए गए मामलों की जानकारी दी गई। यह जानकारी एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर दी गई है। इसके मुताबिक 2017 में इस एक्ट के तहत कुल 1554 लोग गिरफ्तार किए गए। 2017 में इस एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मामले मणिपुर में दर्ज किए गए हैं। यहाँ इस एक्ट के तहत देश में दर्ज किए गए कुल मामलों के 35% मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर 17% मामलों के साथ इस सूची में दूसरे पायदान पर, जबकि असम 14% मामलों के साथ तीसरे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के तहत 12% मामले ही दर्ज किए गए हैं। हालांकि इन मामलों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। आपको बता दें कि देश में गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1967 में ये कानून बनाया गया था। इसके तहत जांचकर्ता एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर सकती है। हालांकि कोर्ट को सूचित करने के बाद यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। अगस्त 2019 में संसद ने इस कानून में संशोधन करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ दिया है। 2004 में इस कानून में संशोधन कर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों को बैन करने का प्रावधान जोड़ा गया था। हाल ही में चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई ने एनसीआरबी द्वारा 2016-17 के लिए जारी किए गए आंकड़ों पर आधारित बाल अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बाल अपराधों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। झारखंड में बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सबसे ज्यादा यानी 73.9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मणिपुर में ऐसे मामलों में 18.7% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में ज्यादातर मामले अभी भी किडनैपिंग और एब्डक्शन के ही पाए गए हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट, रेप, यौन हमले और अल्पवयस्क लड़कियों की खरीद फरोख्त के भी मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाल श्रम के मामलों में 2016 से 17 के बीच 126% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान बाल विवाह के मामलों में 21.17% की वृद्धि हुई है। बाल अपराधों में हो रही लगातार वृद्धि के मद्देनजर बच्चों के संरक्षण के लिए वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार और सिविल सोसाइटीज के साथ आने की जरूरत है। आपको बता दें कि क्राई बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा एक एनजीओ है। बीते दिनों मणिपुर में जोमी जनजाति के कुछ लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने राज्य सरकार से नई जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी ZTC के गठन की मांग की है। नागालिम और कुकीलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के गठन को लेकर राज्य सरकार और कुकी समूहों के बीच चल रही बातचीत के बीच ये मांग उठाई गई है। जोमी काउंसिल जोमी जनजाति के लोगों का शीर्ष निकाय है। जोमी जनजाति में गंटे, कोम, पैटे, माटे, सिमटे, तेदिम, चिन, थांगखल, जोऊ और वैफेई जनजातियां शामिल हैं। ये जनजातियां मणिपुर सहित नागालैंड, मिजोरम और असम में फैली हुई हैं। जोमी काउंसिल के मुताबिक मणिपुर के केवल इन्हीं जनजातीय समूहों को संविधान की 6ठी अनुसूची से बाहर रखा गया है। ये जनजातीय समूह लंबे समय से 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वशासी प्रदेशों के रूप में विभाजित कर सकता है जहां अलग अलग अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं।
हाल ही में इंडिया करप्शन सर्वे 2019 जारी किया गया। यह सर्वे TII यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत के 20 राज्यों में 2018 से 2019 के बीच भ्रष्टाचार में 10% की गिरावट आई है। सर्वे में दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और ओडिशा में भ्रष्टाचार के कम मामले पाए गए हैं। वहीं राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब में भ्रष्टाचार के अधिक मामले पाए गए हैं। संपत्ति पंजीकरण, जमीनी मुद्दों सहित पुलिस, नगर निगम आदि में सबसे ज्यादा रिश्वत का इस्तेमाल किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड और CCTV की निगरानी वाले दफ्तरों में रिश्वत के मामलों में इजाफा हुआ है। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने बताया कि अपना काम करवाने के लिए उन्हें आखिरकार रिश्वत का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि TII एक गैर राजनीतिक, स्वतंत्र, गैर सरकारी और भ्रष्टाचार रोधी संगठन है। TII का मुख्य दृष्टिकोण एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है। इसका मिशन ज्ञान के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध और बेहतर प्रयास करना है। ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की। ECI ने राजनीतिक दलों की पंजीकरण प्रणाली में बदलाव लाने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। नए दिशा निर्देशों के तौर पर ECI ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी PPRTMS लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम पर 1 जनवरी 2020 से राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण कराने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र के स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा इस संबंध में उन्हें SMS और ईमेल के जरिए सूचित किया जाता रहेगा। किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया जाता है। इस धारा के तहत किसी राजनीतिक दल के गठन के बाद 30 दिन के भीतर ECI में एक आवेदन जमा करना अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि ECI भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 के मुताबिक ECI में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। फिलहाल ECI में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ECI का मुख्य कार्य संसद और राज्यों के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना है। इसके अलावा इन चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना भी ECI की जिम्मेदारी है। बीते दिनों संसद के दोनों सदनों ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल 2019 पारित किया। इसे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। यह बिल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 को संशोधित करता है। SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के मामले में प्रावधान था कि पद छोड़ने के बाद 1 साल तक उन्हें व उनके नजदीकी परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद सुरक्षा का काल खतरे की स्थिति को समझते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। खतरे में 2 स्थितियां आवश्यक रूप से शामिल होनी चाहिए। पहली स्थिति है खतरा किसी मिलिट्री या आतंकवादी संगठन से होना चाहिए। दूसरी स्थिति है खतरा गंभीर और सतत प्रकृति का होना चाहिए। इस प्रावधान को संशोधित करते हुए कहा गया है कि अब यह सुरक्षा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और नजदीकी पारिवारिक सदस्यों को दी जाएगी जो उनके साथ आधिकारिक आवास में ही निवास करते हों। पद छोड़ने के बाद SPG सुरक्षा 5 सालों तक दी जाएगी। पहले प्रावधान था कि पूर्व प्रधानमंत्री से सुरक्षा हटा लेने पर नजदीकी परिवार के सदस्यों से भी सुरक्षा हटा ली जाएगी। नजदीकी परिवार के सदस्य की सुरक्षा उसी स्थिति में जारी रखी जा सकती थी जब तक किसी खतरे की धमकी मिल रही हो। बिल से इस प्रावधान को अब हटा लिया गया है। मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के मकसद से सरकार ने एक समिति गठित की है। यह समिति लिंचिंग जैसी वारदातों से निपटने के लिए इंडियन पीनल कोड यानी IPC और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC में जरूरी संशोधनों के बारे में सुझाव देगी। समिति ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत गठित की गई है। इस संबंध में सभी राज्यों से सिफारिशें भी मांगी गई हैं। सरकार IPC और CRPC में बदलाव करते वक्त सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ध्यान रखेगी। लिंचिंग पर गृह मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान में
आईपीसी के तहत लिंचिंग की कोई अलग परिभाषा नहीं है। लिंचिंग की घटनाओं को आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत डील किया जाता है। खास तौर पर धारा 302 के अनुसार जो भी व्यक्ति मर्डर करता है उस पर मृत्युदंड या उम्र कैद और जुर्माना आरोपित किया जाएगा। मर्डर का अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होता है। तमाम विवादों और अटकलों के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई है और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई है। 1955 में बने इस कानून को इससे पहले 5 बार संशोधित किया जा चुका है। यह संशोधन विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले सभी अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। इन धर्मों से जुड़े ऐसे प्रवासी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता हासिल करने के पात्र होंगे। नागरिकता हासिल करने की शर्त के रूप में भारत में 11 साल रहने की अवधि को घटाकर इन अवैध प्रवासियों के लिए 5 साल कर दिया गया है। अब नए प्रावधान के मुताबिक शरणार्थियों के विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही सभी कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। इस बिल में शर्तों का उल्लंघन करने पर OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के कार्ड को रद्द करने का भी प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन वाले क्षेत्रों पर भी यह संशोधन लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को रेगुलेट करता है। उधर लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद से अमेरिका का धार्मिक आयोग खासा चर्चा में है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नामक आयोग ने लोकसभा में विधेयक के पारित होने को निंदनीय बताया था। साथ ही विधेयक के कानून बन जाने पर आयोग ने अमेरिकी सरकार से भारत के गृह मंत्री समेत शीर्ष नेताओं पर प्रतिबंध लगाने का मत दिया है। गौरतलब है कि USCIRF एक सलाहकार या परामर्शी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन को सलाह देता है। यह एक स्वतंत्र और द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है जिसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा किया गया। 1998 में निर्मित यह कानून विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर अमेरिका की ओर से चिंता जाहिर करता है। यह कानून विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर संयुक्त राज्य को कार्रवाई का अधिकार देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भीतर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर यह एक विशेष सलाहकार है। आपको बता दें कि इसी कानून के तहत अमेरिका पहले भी नेताओं को वीजा देने पर रोक लगाता रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST समुदायों को आरक्षण देने वाले 126वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले देश के 50% राज्य विधानसभाओं की तरफ से रेटिफाइड करना बाकी है। गौरतलब है कि जनवरी 2020 में यह प्रावधान खत्म हो रहा था, जो अब 25 जनवरी 2030 तक वैध रहेगा। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 330 में SC/ST और अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण देने का प्रावधान है, जबकि विधानसभाओं के लिए क्रमशः अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333 में ऐसी व्यवस्था की गई है। शुरू में आरक्षण की व्यवस्था 1960 तक के लिए की गई थी, लेकिन इसके बाद हर 10 साल पश्चात 10 सालों के लिए इसे बढ़ाया जाता रहा है। इससे पहले 1960 में 8वें, 1969 में 23वें, 1980 में 45वें, 1989 में 62वें, 1999 में 79वें और 2009 में 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया। मौजूदा वक्त में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 17 और अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 सीटें आरक्षित हैं। आपको बता दें कि इस बार आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को बढ़ाने वाला विधेयक पेश नहीं किया गया है। लोकसभा में अब तक आंग्ल भारतीयों के लिए 2 सीटें आरक्षित होती रही हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विजन 2020 दस्तावेज जारी किया है। नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस NV रमना ने
टारगेट ओरिएंटेड मैकेनिज्म बनाने के लिहाज से इसे जारी किया है। इसकी थीम मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल है, जिसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बनाने की बात की गई है, जिसमें वकील फुल टाइम बेसिस पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें कैदियों के बारे में केंद्रीकृत जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल, गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी पश्चात और रिमांड स्टेज में ज़रूरतमंदों को कानूनी मदद देना और जेलों में लीगल सर्विस क्लिनिकल प्रणाली विकसित करने की बात भी की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है। इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं देना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। इस प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी मदद देने का प्रावधान करता है। नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और स्कीम लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दिशा निर्देश देता है। संसद ने शिप रिसाइकिल बिल 2019 को मंजूरी देकर दुनिया भर के जहाजों को भारत में रिसाइकिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। बीते सोमवार को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। अब तक खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था, लेकिन अब इस नए कानून के मुताबिक खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन किया जाएगा। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया कि अब भारत हांगकांग कन्वेंशन का हिस्सा हो जाएगा, जो जहाजों के पुनर्चक्रण से पर्यावरण को होने वाली हानि से संरक्षण की बात करता है। सरकार के मुताबिक हांगकांग कन्वेंशन का अनुमोदन करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मानकों के आधार पर अधिनियम बनाने से पोत उद्योग को बहुत लाभ होगा। मौजूदा वक्त में दुनिया के शिप रिसाइकलिंग उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 30% है और इस कानून के बनने के बाद इसमें और इजाफा होने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने NBM यानी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद देश में डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में गति प्रदान करना है। NBM की लॉन्चिंग के बाद डिजिटल अंतराल को पाटने में मदद मिलेगी, वहीं सभी लोगों तक कम लागत में ब्रॉडबैंड की सुनिश्चित पहुंच भी हो सकेगी। यह मिशन डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन को और मजबूत करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा मुहैया कराना है। देश भर में यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल में विस्तार के साथ 2024 तक टावर घनत्व को प्रति 1000 0.4 से बढ़ाकर प्रति 1000 1 करना, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में गुणवत्ता सुधार करना इत्यादि इसके लक्ष्य हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए राइट ऑफ वे अप्रूवल्स के लिए नए मॉडल बनाना, ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स विकसित करना भी इस मिशन के अहम उद्देश्य हैं। साथ ही यह मिशन डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क का डिजिटल फाइबर मैप तैयार करने, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से निवेश हासिल करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के विस्तार के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने पर जोर देगा। यह मिशन निवेश बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य बनाने का भी काम करेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2019 में देश में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में 30%, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में 165%, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या में 530%, टेली घनत्व में 20%, ग्रामीण टेली घनत्व में 31% और डेटा उपभोग में 1120% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूएस कांग्रेस के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। इससे पहले 1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1998-99 में बिल क्लिंटन को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। ट्रंप पर महाभियोग यूक्रेन स्कैंडल को लेकर संविधान के दुरुपयोग और कांग्रेस में रुकावट के लिए चलाया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान में ट्रीजन यानी राजद्रोह, रिश्वत और किसी बड़े अपराध या दुराचार के आधार पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रावधान मौजूद हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले निचले सदन में ही लाया जा सकता है। इसके बाद स्पीकर यूएस हाउस कमिटी ऑन जुडिशियरी या किसी विशेष समिति को
प्रस्ताव पर सुनवाई करने का निर्देश देता है। यह समिति साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर निचले सदन को महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग करने की अनुमति दे सकती है। महाभियोग पर आगे की प्रक्रिया के लिए निचले सदन से इसे उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। ऊपरी सदन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाती है। इसके बाद ऊपरी सदन में राष्ट्रपति को दोषी पाए जाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल ही में विरोध प्रदर्शनों और दंगों में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए जाने वाले नुकसान से जुड़े कानूनों पर चर्चा शुरू होने लगी है। आपको बता दें कि इस संबंध में फिलहाल एक कानून द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 मौजूद है। इस कानून के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े किसी भी कार्य के लिए 5 साल तक की सजा अथवा जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में भी इसके लिए प्रावधान जुड़े हुए हैं। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की कमियों और इसके नाकाफी होने की बात कही थी। 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और वकील फली नरीमन की अध्यक्षता में 2 समितियां गठित की थी। इन समितियों की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दिशा निर्देश भी जारी किए थे। हालांकि कानून के कई जानकारों ने इन दिशा निर्देशों को भी नाकाफी बताया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान करना मुश्किल होता है। वहीं ऐसे आंदोलनों में आरोपियों की पहचान करना और मुश्किल होता है जिनमें किसी नेता की भूमिका नहीं होती। लिहाजा ऐसी स्थिति में दोनों समितियों की अहम सिफारिशों पर नजर डालते हुए कानूनों में बदलाव की जरूरत है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने SDC यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल गठित करने का फैसला लिया है। इस सेल का मकसद देश में पर्यावरणीय रूप से सतत कोयला खनन को बढ़ावा देना है। इससे कोयला खानों को बंद करने से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने में मदद मिलेगी। यह सेल कोयले से जुड़ी योजनाओं और मॉनिटरिंग के लिए कोयला मंत्रालय की नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा संसाधनों के सतत इस्तेमाल के लिए कोयला कंपनियों द्वारा उठाए जाने वाले मिटिगेशन मेजर्स को एडवाइज, प्लान और मॉनिटर करेगी। साथ ही माइन क्लोजर फंड सहित अन्य पर्यावरणीय मिटिगेशन मेजर्स के लिए भविष्य में पॉलिसी तैयार करना SDC का मुख्य कार्य होगा। कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद अहम साबित हो सकता है। इसके लिए SDC कोयला क्षेत्र में भूमि सुधार और वनीकरण, वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन और शोर प्रबंधन, खान जल प्रबंधन, सस्टेनेबल ओवरबर्डन मैनेजमेंट सहित सतत खान पर्यटन, योजना और निगरानी तथा नीति, शोध, शिक्षा एवं विस्तार के लिए नियोजित तरीके से काम करेगी। हालिया संसदीय सत्र में सरकार ने बताया कि देश भर में अभी भी 3 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल की कमी है। यह आंकड़ा जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 55 लीटर LPCD यानी लीटर पर कैपिटा पर डे शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लक्ष्य की सूचना देते हुए बताया गया। इससे पहले सरकार ने पिछली योजनाओं के तहत कम से कम 40 LPCD शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा था। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम टॉप 3 राज्य हैं जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में अभी भी कमी है। साथ ही जल की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है, जबकि केरल ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 70% ग्रामीण घरों तक कम से कम 40 LPCD शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की गई। दिसंबर 2019 तक राज्यों और यूटीज से मिली जानकारी के मुताबिक 81.27% ग्रामीण आवासों में रहने वाली 76.61% आबादी को न्यूनतम 40 LPCD शुद्ध पेयजल के प्रावधान के तहत कवर किया गया है। वहीं 15.56% ग्रामीण आवासों में रहने वाली 19.69% आबादी को 40 LPCD से कम जल की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2009 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को भी मिला दिया गया। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए हर एक ग्रामीण घर तक नल का कनेक्शन मुहैया कराना है। इसे हर घर नल से जल नाम से भी जाना जाता है।
बीते सत्र में लोकसभा में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह फैसला इस अभियान की धीमी प्रगति के कारण लिया है। इस अभियान की समय सीमा को बढ़ाकर अब मार्च 2020 कर दिया गया है। इससे पहले इसकी समय सीमा जुलाई 2016 तय की गई थी। दरअसल सुगम्य भारत अभियान के तहत सरकार ने जुलाई 2016 तक देश की 25 से 50 सबसे महत्वपूर्ण इमारतों की सुगम्यता का ऑडिट करने और देश की 50% सरकारी इमारतों को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह सुगम्य बनाने का लक्ष्य रखा था। जानकारी के मुताबिक अभी तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई 211 इमारतों को सुगम्य बनाया जा चुका है। आपको बता दें कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत वर्तमान की सभी इमारतों और नई इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने को अनिवार्य किया गया है। इस अधिनियम के तहत जारी किए गए नियमों के मुताबिक इन इमारतों में रैंप्स, नॉन स्लीपरी वॉकवेज, सूचक चिन्ह, डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश है। कन्वेंशन के अनुसरण में भारत सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत दिसंबर 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था। इस अभियान के 3 हिस्से निर्मित वातावरण सुगम्यता, परिवहन प्रणाली सुगम्यता और सूचना एवं संचार पारितंत्र सुगम्यता हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने 21 एसेंशियल मेडिसिन की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी की है। इन दवाओं में टीबी इलाज की बीसीजी वैक्सीन, मलेरिया उपचार की दवा क्लोरोक्विन, लेप्रोसी की दवा डेप्सोन, विटामिन सी की गोलियां, एंटीबायोटिक दवाएं मेट्रोनिडाजोल और बेंजाइल पेनिसिलिन, एंटी हाइपरटेंसिव दवा फ्यूरोसेमाइड, एंटी एलर्जिक जैसी जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इनका इस्तेमाल ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन के रूप में किया जाता है, जो देश के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के लिए बेहद अहम है। यह इजाफा एनपीपीए ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के पैराग्राफ 19 में संशोधन करके किया है। पहले इस नियम का इस्तेमाल केवल दवाइयों की कीमतों में कमी करने के लिए किया जाता था, लेकिन यह पहला मौका है जब एनपीपीए द्वारा दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यह बढ़ोतरी एसेंशियल मेडिसिन के सीलिंग प्राइस में की गई है। सीलिंग प्राइस वह कीमत होती है जिसका निर्धारण सरकार द्वारा अधिकृत संस्था करती है और इससे कम कीमत पर दवाओं को नहीं बेचा जा सकता। आमतौर पर दवाओं की कीमतें मार्केट के आधार पर तय की जाती हैं, न कि फॉर्मुलेशन कॉस्ट या एपीआई पर। भारत दवा निर्माण से जुड़े 75% कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स एपीआई का आयात चीन से करता है। चीन में रॉ मटेरियल महंगा होने से फार्मा इंडस्ट्री पिछले 2 साल से एपीआई की कीमत बढ़ाने की मांग कर रही थी। एनपीपीए एक स्वायत्त निकाय है जो देश के लिए WHO द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य संबंधी जरूरी दवाओं और उत्पादों की कीमतें नियंत्रित करता है। ऐसी दवाएं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM में दर्ज होती हैं। बीते दिनों सीवेज वर्कर्स की मौत के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका के अनुसार सीवेज वर्कर्स की मौतों की संख्या बढ़ रही है। इसका सीधा अर्थ है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 को ठीक से लागू नहीं किया गया है। इन मौतों का कारण प्रोटेक्टिव गियर की अनुपस्थिति को माना गया है। अभी तक इन मौतों के लिए कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है। अधिकांश मौतों को एक्सीडेंट के तौर पर दर्ज किया गया है, जो कि एक्ट के कई प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि एक्ट में किसी व्यक्ति से बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सीवर साफ करवाने या मैनुअल स्कैवेंजर्स को रोजगार में लगाने पर जेल का प्रावधान है। एक्ट में मैनुअल स्कैवेंजर्स को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकारी की होगी। बीते दिनों सरकार ने एनपीआर को अपडेट करने के लिए लगभग 4000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। इसके साथ ही जनगणना 2021 के लिए भी लगभग 8800 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली। सरकार ने यह भी बताया कि एनपीआर को अपडेट करते वक्त किसी भी तरह सबूत, कागजात या बायोमेट्रिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि एनपीआर देश में रहने वाले सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के तहत स्थानीय, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट,
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। भारत में रहने वाले प्रत्येक सामान्य निवासी का एनपीआर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति जो पिछले 6 माह या उससे ज्यादा समय से किसी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो या कोई व्यक्ति जो अगले 6 माह या उससे ज्यादा समय के लिए किसी जगह पर रहने का इच्छुक है, उसे एनपीआर के उद्देश्य के लिए सामान्य निवासी माना जाता है। एनपीआर का मकसद देश के प्रत्येक रहवासी का समग्र पहचान डेटाबेस तैयार करना है। इस डेटाबेस में जनांकिकीय और किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी शामिल होगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नई दिल्ली में गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी GGI जारी किया। इस इंडेक्स को शासन के पैमानों के आधार पर डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि GGI को सरकार ने पहली बार विकसित किया है। GGI में सबसे ज्यादा फोकस नागरिक केंद्रीयता पर दिया गया है। GGI में राज्यों और यूटीज में शासन की स्थिति और उसके लिए किए जा रहे नवाचारों का आकलन होगा। इसका उद्देश्य राज्यों और यूटीज में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए गणना योग्य आंकड़े उपलब्ध कराना है। ये आंकड़े राज्यों और यूटीज को शासन में सुधार करने के लिए आवश्यक रणनीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में सहायक होंगे। GGI को तैयार करते वक्त 10 क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। इनमें कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रक, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा इसमें आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक और लोक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन को भी शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में बड़े राज्यों में तमिलनाडु ने रैंकिंग में टॉप किया है, जबकि झारखंड सबसे निचले पायदान पर है। पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर, जबकि अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा यूटीज की बात करें तो पुदुचेरी ने इंडेक्स में टॉप रैंक, वहीं लक्षद्वीप ने सबसे आखिरी रैंक हासिल की है। बीते दिनों नागपुर में लोक सेवा प्रदायगी में सुधार, सरकारों की भूमिका पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान नागपुर प्रस्ताव नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया। यह सम्मेलन महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से केंद्रीय लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रस्ताव का खास मकसद देश में सुशासन को बढ़ावा देना है। शासन में पारदर्शिता, सकारात्मक दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली, तीव्र निर्णयन प्रणाली और सामाजिक संवेदनशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ऐसी पहल कर रही है। इससे पहले सरकार ने शिलांग घोषणा और जम्मू प्रस्ताव भी अपनाया है। इस सम्मेलन में इस बात पर फोकस किया गया कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के अलावा संबंधित विभाग साथ आकर काम करेंगे। लोगों को सशक्त बनाने के लिए सिटीजन चार्टर के जरिए बेहतर लोक सेवा वितरण, बॉटम अप अप्रोच के जरिए शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। लोक शिकायत सुधार का समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली में बेहतर मैपिंग, मॉनिटरिंग मैट्रिक्स और डेटा कलेक्शन की जरूरत है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बेहतर लोक सेवा वितरण नीति निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि तकनीकी विशेषज्ञता विनिमय के जरिए सामान्य पहचान बनाने, बेहतर लोक सेवा वितरण प्रणाली में दीर्घकालिक अनुबंधों की दिशा में काम करने और सुशासन सूचकांक के समयबद्ध प्रकाशन को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अटल भूजल योजना लॉन्च की। इस योजना के साथ ही जल जीवन मिशन से जुड़े दिशा निर्देश भी 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। इस योजना को सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिक बदलाव लाना भी इस योजना का खास मकसद है। योजना से इन राज्यों की 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। यह योजना पंचायतों की अगुवाई में भूजल प्रबंधन को भी काफी प्रोत्साहित करेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 सालों में 6000 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। इनमें से 50% राशि विश्व बैंक से ऋण के तौर पर, जबकि बकाया राशि केंद्रीय सहायता से प्राप्त होगी। बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 144 लागू की गई। इस दौरान कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। धारा 144 के मुताबिक किसी क्षेत्र में खतरे और उत्पात की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
या राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त किसी अधिकारी को लिखित आदेश जारी करने की शक्ति होती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इस धारा के तहत 3 या उससे ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर ही रोक लगाई जाती है, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा यह धारा किसी एक व्यक्ति या किसी स्थान पर रहने वाले निवासियों या उस क्षेत्र में विजिट करने वाले लोगों पर भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा वह अधिकारी किसी संपत्ति के संबंध में अधिकार अपने पास रखने का आदेश जारी कर सकता है। इस धारा का सबसे कड़ा प्रावधान यह है कि इसके तहत किसी प्रकार की गतिविधि, हथियार ले जाने या गैरकानूनी तौर पर एकजुट होने पर रोक लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के मकसद से दूरसंचार सेवाओं पर रोक लगाने के लिए टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 का प्रयोग किया जाता है। धारा 144 का प्रयोग भी अक्सर दूरसंचार सेवाओं को रोकने के लिए किया जाता है। बीते दिनों गृह राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में स्टेट ऑफ द आर्ट डीएनए एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। यह फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस लैब निर्भया फंड स्कीम के अंतर्गत स्थापित की गई है। सरकार का यह कदम महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित जांच में काफी मददगार होगा। इससे अपराधियों को सजा दिलाने में काफी तेजी आएगी। वर्तमान समय में आपराधिक जांचों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निपटाने में डीएनए एनालिसिस की बेहद अहम भूमिका है। डीएनए प्रोफाइलिंग एक काफी संवेदनशील और पुनरुत्पादक यानी रिप्रोड्यूसिबल तकनीक है। इससे आधुनिक समय में आपदाओं में व्यक्तियों की पहचान करने, मातृत्व और पितृत्व संबंधी विवादों, बलात्कार और हत्या के मामलों में पीड़ित की पहचान करने, हॉस्पिटल में बच्चा बदलने के मामलों, मृतक की पहचान करने, अंग प्रत्यारोपण और प्रवासन के मामलों में आपराधिक जांच करने में काफी आसानी होती है। यह केंद्र सेक्सुअल असॉल्ट एंड होमिसाइड यूनिट, पैटर्निटी यूनिट, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन यूनिट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूनिट के लिए सुविधा प्रदान करेगा। इस लैब में हर साल 2000 मामलों का परीक्षण करने की क्षमता है। सरकार ने एनएससी यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है। यह ड्राफ्ट सभी मुख्य सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एनएससी को एक नोडल और स्वायत्त एजेंसी बनाने के लिए लाया गया है। इसके अलावा इस ड्राफ्ट में एनएससी की संरचना में भी बदलाव करने का प्रावधान मौजूद है। यह ड्राफ्ट नीति के स्तर पर सरकार को अंतिम फैसला लेने की शक्ति भी देता है। वहीं एनएससी का सलाहकारी दर्जा बना रहेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक एनएससी में अब एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ आरबीआई के उप गवर्नर और चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया अन्य सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। एक बड़े बदलाव में चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया को कमीशन के सचिव के बजाय सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि नीति आयोग के सीईओ के बजाय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अब इसके पदेन सदस्य होंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक केंद्र सरकार भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था और नैतिकता के मामले में समय समय पर कमीशन को दिशा निर्देश जारी कर सकेगी। इसके अलावा ड्राफ्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार आधिकारिक सांख्यिकी के किसी भी मामले में कमीशन से सलाह ले सकेगी। आपको बता दें कि सरकार के लिए यह सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन सरकार को इसके स्वीकार न करने के कारण को संसद या राज्य विधानमंडल में बताना भी होगा। नीति आयोग देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। यह कदम बढ़ती जनसंख्या पर प्रधानमंत्री की चिंता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय परामर्श रियलाइजिंग द विजन ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, लीविंग नो वन बिहाइंड का आयोजन किया जा रहा है। इस परामर्श से प्राप्त सिफारिशें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भारत का दृष्टिकोण प्राप्त कर नीति आयोग के वर्किंग पेपर में योगदान देंगी। दरअसल पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही परामर्श बैठक भारत की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करेगी। भारत वर्तमान 1.37 बिलियन जनसंख्या के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की जन्म दर में तो गिरावट आ रही है, लेकिन इसकी 30% से अधिक आबादी के युवा और प्रजनन आयु वर्ग में होने के चलते इसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते दिनों नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहली बार 2018 में जारी किया गया था। यह इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी 2030 को हासिल करने की दिशा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों का एक लेखा जोखा है।
इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यूनाइटेड नेशन इंडिया और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को प्राप्त स्कोर के आधार पर 4 कैटेगरीज यानी एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। इस बार के इंडेक्स के मुताबिक भारत का संयुक्त स्कोर 2018 में 57 के मुकाबले 2019 में बढ़कर 60 हो गया है। अगर किसी विशेष लक्ष्य की बात करें तो भारत ने स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़े 6ठे, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े 7वें तथा उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से जुड़े 9वें एसडीजी लक्ष्य को हासिल करने में सबसे तेज प्रगति की है। संयुक्त स्कोर के आधार पर केरल को पहले, हिमाचल प्रदेश को दूसरे और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व तमिलनाडु को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर, जबकि बिहार को आखिरी स्थान पर रखा गया है। वहीं संघ शासित प्रदेशों के मामले में चंडीगढ़ ने पहली रैंक हासिल की है। राज्यों के स्कोर में सुधार के स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के स्कोर में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। 2019 के इंडेक्स में उत्तर प्रदेश, बिहार और असम की कैटेगरी में सुधार हुआ है। 2018 में एस्पिरेंट के मुकाबले इस बार इन राज्यों को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को अगले 6 और महीनों के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। सरकार ने यह फैसला राज्य में काफी लंबे समय से फैली अशांति और खतरनाक स्थिति के मद्देनजर लिया है। आपको बता दें कि द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 की धारा 3 के तहत इस कानून के दायरे में आने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्यपाल या प्रशासक किसी क्षेत्र या पूरे राज्य को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है। यह कानून सशस्त्र बलों को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी जगह ऑपरेशन चलाने और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस कानून का सबसे कड़ा प्रावधान यह है कि यह सशस्त्र बलों को विशेष परिस्थिति में गोली मारने तक की अनुमति देता है। 1958 से ही पूर्वोत्तर भारत के किसी न किसी राज्य या क्षेत्र में इस कानून का विस्तार किया जाता रहा है। वर्तमान में पूरे असम और नागालैंड, इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के तीनों जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग सहित 8 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में इस कानून का विस्तार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सृजित होने वाले रोजगारों में पिछले सालों की तुलना में कमी आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि काम मांगने वाले परिवारों और उनको काम मुहैया कराए जाने में अंतर पाया गया है। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठाए गए हैं कि क्या ये कमी फंड कम मुहैया कराने से आई है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। साल 2019-20 के लिए एक व्यक्ति को एक दिन का रोजगार मुहैया कराने का औसतन खर्च 249.86 रुपये है। इस तरह मनरेगा के तहत रोजगार देने में वित्तीय वर्ष का कुल खर्च लगभग 67,514.67 करोड़ रुपए है, जो कि मुहैया कराए गए फंड की तुलना में अधिक है। आपको बता दें कि मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का न्यूनतम मजदूरी गारंटी रोजगार मुहैया कराना है। इसमें परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मानवीय श्रम के लिए इच्छुक होना चाहिए। मनरेगा के प्रमुख लक्ष्य इस तरह हैं: ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद्य वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करने के साथ प्राकृतिक स्रोतों का पुनर्नवीकरण करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भारतीय संसद से 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपना ईयर एंड रिव्यू पेश किया है। इसमें मंत्रालय ने अपने साल भर के कामों के लेखा जोखा का जिक्र किया है। साल भर की कुछ प्रमुख घटनाएं इस तरह हैं। 12 से 14 मार्च 2019 को लंदन में बुक फेयर आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय पवेलियन का प्रमुख फोकस महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर था। पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा एक ऐप डिजिटल डीपीडी, रोजगार समाचार पत्र का ई वर्जन और एक ई बुक सत्याग्रह गीता को लॉन्च किया गया था। जल शक्ति अभियान के लिए एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन जल दूत का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति के भाषणों का दूसरा वॉल्यूम लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक को जारी किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए 24x7 दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल डीडी अरुण प्रभा को लॉन्च किया गया। इसके अलावा मंत्रालय ने देश के हर जिले में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ अहम दस्तावेज जारी किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 5 दस्तावेजों में खास तौर पर संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दिया गया है। इन्हें यूजीसी द्वारा विकसित किया गया है, जिसके लिए यूजीसी ने उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को अपनाया है। इन दस्तावेजों में मूल्यांकन सुधार, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कैंपस, मानव मूल्य और व्यावसायिक नैतिकता, नए शिक्षकों का प्रवेश और अकादमिक शोध में सत्यनिष्ठा को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों के आकलन को अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी बनाने और लर्निंग आउटकम से जोड़ने के लिए मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर ध्यान दिया गया है। इको फ्रेंडली सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए सतत फ्रेमवर्क कुछ अहम नीतियों को अपनाने में मदद करेगा। वहीं कैंपस की पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुधारने व भविष्य में विश्वविद्यालयों द्वारा सतत गतिविधियों को अपनाने के लिए भी सतत फ्रेमवर्क से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में मानव मूल्यों की शिक्षा और व्यावसायिक नैतिकता के लिए मूल्य प्रवाह नीति विकसित की गई है। शिक्षकों को संवेदनशील बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गुरु दक्षता नाम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूजीसी ने उच्च गुणवत्ता परक शोध करने और उसमें नैतिकता बनाए रखने के लिए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स यानी यूजीसी केयर भी स्थापित किया है। आपको बता दें कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और संरक्षण करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SAGY यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की पूरी जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के चौथे चरण में केवल 252 सांसदों ने ही ग्राम पंचायतों को अडॉप्ट किया है। आधिकारिक आंकड़ों के माने तो इस योजना के चौथे चरण तक आते आते ग्राम पंचायतों को अडॉप्ट करने वाले सांसदों की संख्या में लगातार कमी आई है। पहले चरण में जहां 703 सांसदों ने, तो वहीं दूसरे चरण में 497 और तीसरे चरण में मात्र 301 सांसदों ने ही ग्राम पंचायतों को अडॉप्ट किया। आपको बता दें कि SAGY को अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। योजना के तहत प्रत्येक लोकसभा सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र से, तो वहीं राज्यसभा सांसद को उस राज्य से जहां से वे चुनकर आते हैं वहां के किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से किसी ग्राम पंचायत को चुनना होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित सांसदों को देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। ऐसे सांसद जो शहरी संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं वे निकटतम ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से किसी ग्राम पंचायत का चुनाव कर सकेंगे। इस योजना के तहत मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से एक को 2016 तक विकसित किया जाना था। इसके बाद हर साल एक यानी 2024 तक 5 आदर्श ग्राम चुनने और उन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।